वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करूंगा जो कि बिहार विधानसभा ने सूचना के अधिकार के तहत बेल्ट्रॉन विभाग से कुछ प्रश्न किए थे और बेल्ट्रॉन के तरफ से उस प्रश्न के कुछ सुलझे और कुछ अनसुलझे जवाब दिए गए हैं। इसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस प्रश्न को बारीकी से समझें और इसका कहाँ तक क्या निष्कर्ष है आप खुद से इस तथ्य को समझें और क्या हो सकता है और क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। इन सारी तथ्यों को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा होगा, जो हमारे यहाँ पे मंत्री लोग हैं, उन्होंने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से कुछ क्वेश्चन पूछे और उन्हें कहा है कि यह बतलाने की कृपा करें, यानी कि क्वेश्चन का आंसर। जैसा कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी कार्यालयों सहित पंचायती राज संस्थाओं में डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन किया जाता है? तो यहाँ से बेल्ट्रॉन की तरफ से उत्तर आया है, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। मतलब आंशिक, फुल्ली ये स्वीकारात्मक नहीं है। ये इसलिए नहीं स्वीकारात्मक है क्योंकि पंचायती राज विभाग में इनका कुछ ही हद तक योगदान है। जैसा कि पंचायती राज में पहले से ही बहुत सारे जो नियोजन है या कुछ नेता टाइप के लोग हैं या कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है या कुछ डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, वो पहले से इस विभाग में है। इसलिए इन्होंने आंसर दे रखा है यहाँ पे कि आंशिक रूप से जो है ये कहे हैं कि यह स्वीकार कर रहे हैं आंशिक रूप से। ठीक है। जैसा कि वस्तु स्थिति यह है कि विभिन्न विभाग कार्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में संबंधित विभागों कार्यालयों सहित पंचायती राज संस्थाओं में सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा के आधार पर, ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक चीज को देख सकते हैं, यहाँ पे संविदा के आधार पर इन्होंने रखा है, यानी कि एक निश्चित मापदंड दे दिया गया। इसके अंतर्गत ही आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा निर्धारित सेवा शर्त के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। चलिए, अब दूसरी प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या यह बात सही है कि बेल्ट्रॉन द्वारा लिया गया डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा विगत 3 वर्ष पूर्व सफल 3000 अभ्यर्थियों को किसी भी सरकारी कार्यालय में नियोजित नहीं किया गया, जिससे अभ्यर्थी भुखमरी के कगार पर है? तो इसके रिगार्डिंग भी उन्होंने आंसर दे रखा है कि यह आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति में उन्होंने बताया है कि 2019 और 20 के सीबीटी एंड टाइपिंग परीक्षा में कुल जो है 7311 स्टूडेंट का एक पूल तैयार किया गया था, जिसमें से अभी तक यानी कि 25 फरवरी 2022 तक का इन्होंने डाटा दिया है कि टोटल 3460 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नियोजन किया जा सका है और अभी भी पैनल में 3851 अभ्यर्थी शेष है। और बेल्ट्रॉन द्वारा पैनल के रिक्ति के विरुद्ध नहीं बनाया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके 73 से 11 वैकेंसी आए हैं तो 73 से 11 का रिक्ति बनाए हो, ऐसा नहीं है। एक पूल तैयार करके उन्होंने रखा हुआ है, जहां भी जरूरत पड़ेगी तो उन्हें वो वहां पे भेजेंगे। ठीक है। और इन्होंने कहा कि बल्कि पैनल संभावित अधियाचनाओं के विरुद्ध प्रेषण हेतु सृजित है, यानी कि इसकी अधिसूचनाएं आएगी तो इसके बाद इसको वहां से भेजा जाएगा। तो आखिर क्या समस्या है जो अभी तक सभी लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है और किस तरह से सीरियली ज्वाइनिंग होता है, ये भी बात कभी कंफर्म नहीं हो पाया है। तो मुझे जहाँ तक पता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जिला वाइज जो आपने केवाईसी करते समय पोस्ट प्रेफरेंस डाला था, अगर उस जिला से आपका अधियाचना आता है तो उसी के रिगार्डिंग जो स्टूडेंट ने पहले वो जिला चॉइस रखा है तो उसको वहाँ पे नियोजन कराया जा रहा है। इसलिए सीरियल नंबर बहुत लोगों का बात का है तो भी उनका पहले ज्वाइनिंग हो गया। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रस है, जैसा कि मान लिया जाए आपको मैं 4-5 डिस्ट्रिक्ट बताता हूँ। एक नंबर 1 पे आ जाता पटना। यहाँ पे अधिक से अधिक स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन यहाँ वैकेंसी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो पा रहा। और दूसरी डिस्ट्रिक्ट जो है नालंदा है, तीसरी डिस्ट्रिक्ट वैशाली है,
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, वैकेंसी के लिए अधियाचना नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ के स्टूडेंटों का ज्वाइन नहीं हो पा रहा। तो आप लोग समझ चुके होंगे इस बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि उपयुक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है, यानी कि पहले जो 2 क्वेश्चन पूछा गया अगर वो स्वीकारात्मक है तो सरकार बेल्ट्रॉन की परीक्षा में 3 वर्ष पूर्व सफल 7311 अभ्यर्थियों का नियोजन सरकारी कार्यालयों में कब तक करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों। यानी कि ये एक समय सीमा मांगा गया है कि ये बताइए कि क्या स्वीकार कर रहे हैं तो 7311 कैंडिडेट का कब तक ज्वाइनिंग होगा, इसके रिगार्डिंग आप बताइए। तो देखिए जैसा कि हमेशा से बता रहा, ये इन्होंने इस क्वेश्चन को अस्वीकारात्मक कर दिया, यानी कि इस क्वेश्चन को ये एक्सेप्ट नहीं किया है और ये नहीं बता रही है कि हम कब तक सबका ज्वाइनिंग करेंगे। तो इसके नीचे उन्होंने रीजन भी दिया है, वस्तु स्थिति यह है कि पैनल पूल में शेष बचे उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सेवा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालयों से प्राप्त अधियाचनाओं के विरुद्ध उपलब्ध कराई जा सकती है, लेकिन इसके लिए इन्होंने बताया है कि इसके लिए समय निर्धारित करना संभव नहीं है। ऐसा इन्होंने कहा है कि समय इसका निर्धारित करना संभव नहीं है कि हम कब तक इसका ज्वाइनिंग सभी लोगों का करवा पाएंगे। यानी कि इनका कहना है कि अधियाचना आएंगे तो उसके अनुरूप ही हम कार्यों को करेंगे। तो यहाँ पे बात आ रही है कि अधियाचनाएं नहीं आ रही, आखिर ऐसा क्यों है। तो इसके आगे के प्रश्न को आप समझिए। आगे का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा बेल्ट्रॉन को तकनीकी कर्मियों की सेवा प्रदान करते हेतु नोडल एजेंसी निर्धारित किया गया। तो इस क्वेश्चन को भी इन्होंने अस्वीकारात्मक में दिया है। कहा है विभिन्न विभागों कार्यालयों से प्राप्त अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं IT बॉयज गर्ल की सेवा शर्त के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने एक लास्ट लाइन जोड़ा, इस लाइन को आप लोग समझिए कि अभी जैसा कि मद्य निषेध में कुछ लोगों का ज्वाइनिंग हो रहा था, कुछ लोगों का नहीं हो रहा था, लगभग का नहीं हो रहा था, रिटर्न कर दे रहा था क्योंकि वो दूसरी एजेंसी से उन्होंने रखा था वहाँ पे स्टाफ को। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि वस्तु स्थिति यह है कि बेल्ट्रॉन एकमात्र एजेंसी नहीं है। इस चीज़ को आप समझिए कि बेल्ट्रॉन एकमात्र एजेंसी नहीं है, ठीक है। बेल्ट्रॉन के अलावे भी बहुत सारी ऐसी एजेंसी है जो डायरेक्ट बहाली कर लेती है और अपने टेस्ट वगैरह क्या क्या करवाते हैं पता नहीं एग्जैक्ट मुझे, वो क्या करते हैं, किस बेसिस पे बहाली करते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप समझ जाओ वो डायरेक्ट बहाली करते हैं, तो कैसे करते होंगे बताने की आवश्यकता नहीं है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, क्या यह बात सही है कि बेल्ट्रॉन द्वारा प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ देखिए डाटा एंट्री में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य कर्मियों की सेवा पर उनके वेतन से 550 रुपये सेवा शुल्क एवं GST ली जाती है। देखिए इन्होंने इसके रिगार्डिंग भी बोला, ये क्वेश्चन जो है अस्वीकारात्मक है, जबकि इन्होंने एक लाइन को क्लियर कर दिया है कि ज्ञापांक जो है 1116, ठीक है, ज्ञापांक 1116 है, ठीक है, ज्ञापांक 1116 और दिनांक 31/8/2018 के आलोक में बता रहे हैं कि बेल्ट्रॉन जो है ये सेवा शुल्क मार्जिन की राशि जो 550 रुपये और GST की राशि जो लिया जाता है ये वेतन से कटौती नहीं किया जाता है। इन्होंने क्या कहा है, ये वेतन से कटौती नहीं की जाती है, वस्तुतः उक्त राशि कर्मियों को नियत मानदेय के अतिरिक्त होता है। यानी कि इनका कहना है कि जो आपका मानदेय दिया जा रहा है उनके अतिरिक्त का ये राशि है, ठीक है, इसका व्यय का जो वहन है, यानी कि जो राशि जो का व्यय का वहन जो करता है ये राज्य सरकार कर रही है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट हो चुका होगा कि मार्जिन का जो रखा हुआ है ये राज्य सरकार इसका वहन करती है, यानी कि इनका पैसा राज्य सरकार देती है, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो नहीं काटा जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा यह बात सही है कि सेवा शुल्क एवं GST लेने के बावजूद बेल्ट्रॉन द्वारा इन कर्मियों के वेतन आदि में राशि उर्मिला इन्फोटेक के खाते में दी जाती है जो मनमाने ढंग से कटौती कर कर्मियों के खाते में राशि हस्तांतरित करती है। इस क्वेश्चन को भी इन्होंने लिखा कि यह क्वेश्चन भी क्या अस्वीकारात्मक है। संविदा के आधार पर उपलब्ध कराए गए कर्मी, प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य कर्मी बोल रहे हैं कि बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं होते हैं। इस चीज को आप समझिए, ये बोल रहे हैं कि ये बेल्ट्रॉन के कर्मी नहीं होते हैं। चयनित सर्विस प्रोवाइडर
उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन द्वारा इन्हें अभिनियोजन हेतु संविदा पर उपलब्ध कराया जाता है और इनकी ईपीएफ और ईएसआईसी की वैधानिक कटौती का दायित्व उनका है। यानी कि जिनके सैलरी से ईपीएफ और ईएसआई करते हैं, आप चाहे तो उसको बंद करवा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी मैं कंडीशन आगे बता दूंगा आपको कि कौन बंद करवा सकते हैं और किसका कटना ही तय है। ठीक है, तो आप इस एक लाइन से आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि बेल्ट्रॉन सिर्फ आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाने की एजेंसी रह गई है। ठीक है, बेल्ट्रॉन एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद उनका बेल्ट्रॉन कर्मी का आप दावा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बीच में उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन का जो है सॉल्यूशन को एज अ थर्ड पार्टी आप बोल सकते हैं खड़ा कर रखा है। और जब तक उर्मिला इन्फो सॉल्यूशन की सर्विस है तब तक बेल्ट्रॉन के द्वारा एग्जाम कंडक्ट में पास आउट और संविदा कर्मी है तब तक उनकी जॉब सिक्योर्ड है। ठीक है, जनरली हटाया तो नहीं जाता है, लेकिन कुछ गारंटी भी नहीं दे सकते हैं। चलिए अब ईपीएफ और ईएसआई के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, ईएसआईसी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। इसमें जो पैसे आपके कटेंगे वो वापस नहीं मिलेंगे। अगर सैलरी 21,000 से कम है तो आपको ईएसआई लेना होगा। यानी कि अगर आपकी सैलरी 21,000 से कम है तो आपको ईएसआईसी लेना ही होगा। लेकिन ईएसआई लेने पर मेडिकल फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। ईएसआई का जो हॉस्पिटल वगैरह होता है आप वहाँ पे मेडिकल का फैसिलिटी ले सकते हैं। उसमें भी कंडीशन है। ठीक है, सिकनेस हो गया, मैटरनिटी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डेथ हो गया, डिजेबल्ड कुछ हो रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग है। यानी कि छोटी मोटी बीमारियां होती है तो आप ईएसआई के हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपको जो एक रकम निर्धारित करेगा उस रकम के अंदर आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपकी सैलरी 21,000 से कम है तो आपको ईएसआईसी लेना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो उर्मिला इन्फोटेक के माध्यम से संविदा कर्मियों को वेतन भुगतान में जीएसटी लिए जाने का औचित्य बतलाने के साथ साथ क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है? नहीं तो क्यों? इसके पीछे ही इसका आंसर था, इसलिए इन्होंने लिखा है अस्वीकारात्मक है, उपयुक्त सभी उत्तर से वस्तु स्थिति स्पष्ट है और धन्यवाद कर दिया गया है। यानी कि पीछे जो बताया गया है कि जीएसटी हो गया, बेल्ट्रॉन मार्जिन हो गया, ये भी जो है सरकार वहन करती है, ना कि आपके सैलरी से काटा जाता, इनका ये कहना है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ी सैलरी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। जैसा कि सैलरी देखिए, इससे पहले मैंने एक सैलरी का वीडियो बना रखा, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। जबकि आपको इन हैंड सैलरी यानी कि जो ग्रोस सैलरी आपको यहाँ पे दिख रहा है 18,738, ठीक है, इसमें से आपको 17,037 रुपये का ही ज्वाइनिंग जब करते हैं तो वहाँ पे लेटर दिया जाता है, आपके अकाउंट में 17 से 18,000 के बीच ही कट के पैसे आते हैं। यानी कि इन्होंने ये जीएसटी की जो बात कर रखी है, बोल रही कि सरकार वहन करती है, और यहाँ पे बेल्ट्रॉन मार्जिन जो है 550 रुपये, ये भी सरकार वहन करती है। ठीक है, और सैलरी का जो टोटल दिखाता है कि 25,209 बन रहा है, लेकिन आपको ये जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसमें से आप पैसे बचा सकते हैं कब? जब ये आपका ग्रोस सैलरी 21,000 प्लस हो जाएगा तो आपकी पीएफ, ईएसआईसी ये चाहे तो आप कटवाए या न कटवाए। ठीक है, चलिए ये तो जब ज्वाइन करेंगे तब है, जब फर्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा आपका सैलरी का, सैलरी में, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, तब 27,624 रुपया बनता है। उस समय आपका ग्रोस सैलरी 20,612 है, यानी कि तब तक आपके सैलरी कटेंगे। और जब आपका सेकेंड इंक्रीमेंट लगेगा तब आपका सैलरी जब 22,673 होगा, तब यहाँ पे देखिए ईएसआईसी, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि आप चाहे तो इसको बंद करवा दें तो आपकी सैलरी यहाँ पे नहीं कटेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।